दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आगामी आने वाले ज्योग्राफी विषय से रिलेटेड परीक्षाओं का अध्ययन करेंगे और इस संदर्भ में हमारी ये सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पिछली जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की माप से संबंध पारिभाषिक शब्दों की पहचान करें। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ओजोन की जो मोटाई है उसको मापने के लिए वो किससे मापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, डाबसन, फोटोमीटर, पायरानोमीटर, प्लेनीमीटर और एनीमोमीटर। तो ओजोन की जो मोटाई है उसको मापने की बात करें तो वो डाबसन के द्वारा मापी जाती है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा भी ओजोन का माप किया जाता है। ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगर पायरानोमीटर की बात करें तो पायरानोमीटर उस तापमान को मापने का यंत्र होता है, उस तापमान को मापने के लिए पायरानोमीटर का यूज किया जाता है। अगर प्लेनीमीटर की बात करें तो प्लेनीमीटर मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने के लिए यूज किया जाता है। और एनीमोमीटर की बात करें तो वो वायु के वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी, डाबसन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओजोन जो लेयर है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण करने का काम करती हैं। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओजोन की माप से संबंध शब्द डाबसन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा कवच का कार्य करता है। अब इसमें कुछ उपकरण दिए गए हैं, वो जैसे कि कुछ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे प्लेनीमीटर है, ये मानचित्र पर क्षेत्र मापने के लिए यूज किया जाता है। ओपिसोमीटर है, ये मानचित्र पर दूरी मापने का यंत्र है और ये क्वेश्चन बार बार नेट जेआरएफ एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओपिसोमीटर, प्लेनीमीटर, बार बार ये हर एग्ज़ाम में, चाहे नेट जेआरएफ का हो, चाहे एनवीएस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बैरोमीटर, यह वायुदाब मापने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर का हमने पहले देखा कि वायु के वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। पैरोमीटर, यह उच्च तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। और साइनोमीटर, आकाश का जो नीलापन है उसको ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अब 13 क्वेश्चन है, प्रति चक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति से संबंधित विलक्षणताएं विश्व के किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो ये पूछा गया है कि जो प्रति चक्रवाती जो मौसम है वो उसकी जो विलक्षणताएं हैं वो विश्व के कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी एशिया, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा ब्रिटेन में प्रति चक्रवाती मौसम की पुनरावृत्ति की से संबंधित विलक्षणताएं देखी जाती हैं। और 14 क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ दिए गए हैं और उनकी चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर तेज चक्रवाती तूफान की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा अगर रेंज बात करें तो 89 to 180। और इसके बाद यहाँ पे बात करें चक्रवाती तूफान, तो चक्रवाती तूफान की 62 से 88 हो जाएगी। अवनमन और निम्न दाब क्षेत्र तो ये दिए गए हैं, तो इनकी हमें अगर निम्न दाब, जैसे निम्न की बात करें तो निम्न मतलब कम, तो वो कितना हो जाएगा लेस देन 31। और अवनमन की बात करें तो 31 से 49। तो ये इसके मतलब रेंज दी गई है कि जो पवन की चाल होती है, वायु की जो चाल होती है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे निम्न दाब आंसर देखते हैं, निम्न दाब क्षेत्र वो लेस देन 31, चक्रवाती तूफान 62 से 88, अवनमन ये 31 से 49 और तेज चक्रवाती तूफान 89 से 118 इनकी रेंज पाई जाती है। और ये क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? मतलब ओजोन जो डिप्लीट हो रही है उससे संबंधित नहीं है। तो वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि। सेकंड ऑप्शन है मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि, जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है और उसके कारण जो हमारा ह्यूमन लाइफ है और जो हमारी एनिमल लाइफ है या प्लांट लाइफ है उसके ऊपर उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इम्यून सिस्टम की बात करें तो उसमें कमी देखी जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तापमान में वृद्धि भी देखी जाती है, ओजोन लेयर के अगर डिप्लीशन होगा तो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो सीधे धरती पर आएंगी और वो तापमान में वृद्धि का कारण बनेंगी। इसी प्रकार से जैव समुदाय की प्रजातियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। तो यहाँ पे अगर कमी होता तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे बात की गई कि वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज संदेश इंगित करता है। मतलब ये पूछा गया है कि जो चक्रवात चेतावनी प्रणाली होती है उसमें अलग अलग कलर कोड का यूज किया जाता है और ऑरेंज कलर कोड किस चीज़ को इंगित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। अद्यतित रहें, तैयार रहें, कार्यवाही करें, कोई चेतावनी नहीं। तो अगर ऑरेंज कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर तैयार रहने का संकेत प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जितने भी मोस्टली 4 प्रकार के कलर कोड का यूज किया जाता है चक्रवात चेतावनी के लिए, और वो 4 कलर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे हरा है, पीला है, ऑरेंज है और लाल है। हरे की बात करें तो इसका अर्थ होता है कोई चेतावनी नहीं। अगर पीला कलर कोड की बात करें तो उसका अर्थ होता है चक्रवात घड़ी, मतलब 48 घंटे पहले ये सूचना प्रोवाइड की जाती है, मतलब येलो अलर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो पीला रंग है वो चक्रवात घड़ी को डिनोट करता है। इसी प्रकार से ऑरेंज की बात करें तो वो चक्रवात चेतावनी को, जैसा कि हमने इसमें इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑरेंज जो कलर है वो किसको इंगित करता है, मतलब तैयार रहें। ये 24 घंटे पहले ये जो भी चक्रवात से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो ये कलर कोड जारी करता है। और इसी प्रकार से चक्रवात की बात करें जो 12 घंटे पहले किया जाता है वो रेड अलर्ट किया जाता है, लाल। तो ये ध्यान रखने हैं क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो कोई चेतावनी के लिए हरा, चक्रवात घड़ी मतलब 48 घंटे पहले अलर्ट किया जाता है उसके लिए किया जाता है येलो अलर्ट, और चक्रवात चेतावनी 24 घंटे पहले किया जाता है वो ऑरेंज अलर्ट होता है। चक्रवात 12 घंटे पहले के लिए किया जाता है रेड अलर्ट। जैसे कि हम जैसे जो रेनफॉल होते हैं, जो हाई रेनफॉल होता है तो तब अलग अलग क्षेत्रों में जैसे ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, इस प्रकार से अलर्ट जारी किए जाते हैं। जैसे मैक्सिमम वर्षा वाले क्षेत्रों जहाँ पे ज़्यादा वर्षा आने की संभावना हो वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया जाता है, या मूसलाधार बारिश हो वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट, इस प्रकार से जारी किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब साइक्लोन्स के स्थान पर आते हैं तो ये कलर कोड यूज किए जाते हैं। 4 कलर कोड यूज किए जाते हैं, हरा, पीला, ऑरेंज, लाल। ध्यान रखने हैं सभी को। 17 क्वेश्चन है। क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। तो सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, ट्रोपोस्फियर में हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है। और डिक्रीज़ होने की जो दर है वो कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान डिक्रीज हो जाता है। और अगर किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर पर 6.5 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। 18 क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य ताप पतन दर से बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम कम होने की दर है। तो इसकी अगर बात करें तो ये सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो जो सामान्य
तंदर है वो ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितनी है, कम होने की दर कितनी है, तो वही सेम हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क रुदोधम ताप ह्रास दर है। तो शुष्क रुदोधम ताप की दर की बात करें तो वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, मतलब 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाता है। ये ड्राई एयर की बात की गई है कि ड्राई एयर की अगर बात करें तो ड्राई एयर में जो ताप ह्रास दर है, नॉर्मल लेफ्स रेट है कितनी है, तो वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है। तो वो ये क्वेश्चन हम देख चुके पीछे और ये बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो KVS पीजीटी में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ चुका, नेट GRF में भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, और मीटर की बात करें तो 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के सुपर साइक्लोन चक्रवात जो कि 1999 के पश्चात ब्लैंक चक्रवात में अधिकतम पवन गति मापी गई थी। मतलब ये पूछा गया है कि ओडिशा में जो सुपर साइक्लोन आया था 1999 में, उसमें अधिकतम पवन गति उसके बाद जो अधिकतम पवन गति है वो कौन से चक्रवात में मापी गई थी, तो वो मापी गई थी फालिन चक्रवात जो कि 2013 में आया था, और इसमें सबसे ज़्यादा पवन गति मापी गई थी। तो जो उड़ीसा का जो सुपर साइक्लोन है ये 1999 में आया था और इसमें जो पवन गति थी वो ज़्यादा रही थी। अब लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था उसके बाद ऐसा कौन सा साइक्लोन था जिसमें जो पवन गति है वो अधिकतम मापी गई थी, तो वो था फालिन चक्रवात जो कि 2013 में आया था। और फालिन जो नाम है वो थाईलैंड के द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ होता है नीलम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो चक्रवातों का नाम है वो विश्व मौसम विभाग और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन के द्वारा दिया जाता है, और इसमें टोटल 13 देश सम्मिलित हैं। और उन कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और वो 13 देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। तो ये कंट्रीज़ हैं और ये कंट्रीज़ अलग अलग सालों में आने वाले चक्रवातों को नाम देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि इन कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग समय पर आने वाले चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, जैसे ओकी है, हुदहुद है, कैटरीना है, अग्नि है, आकाश है, बिजली है, जल है। अगर मैं भारत के द्वारा दिए गए नामों की बात करूँ तो उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं, इस प्रकार से हैं, अग्नि है, आकाश है, बिजली है, जल है। और फिलहाल जैसे मैंने बताया था कि फिलहाल जो बिपरजॉय जो तूफान आया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था जून में, वो उसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। और ये एक बंगाली वर्ड है बिपरजॉय, और बिपरजॉय का अर्थ होता है कामटी। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे, इसका जो सेंटर था वो कहाँ पे था? अरेबियन सी में। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल्ली विल्ली क्या है? तो विल्ली विल्ली पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़े थे चक्रवातों के नाम, विल्ली विल्ली, टाइफून, हरिकेन, और ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तो विल्ली विल्ली क्या है? एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और विल्ली विल्ली जो चक्रवात का जो नाम है वो कहाँ पर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। ठीक है, और जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जैसे इसको टाइफून नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, USA में हरिकेन नाम से जाना जाता है, जापान में टाइफून नाम से जाना जाता है, और फिलीपींस में बेजियो नाम से जाना जाता है। तो ये आप सबको ध्यान रखना है। अगर इंडिया की बात करें और बांग्लादेश की बात करें या म्यांमार की बात करें तो यहाँ पे चक्रवात को चक्रवात नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जब भी चक्रवात आता है तो जैसे कि मैंने पहले बता चुकी कि जो 13 देश हैं
वो डिसाइड करते हैं, मतलब हर साल एक जो कंट्री है वो उसका नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम डिसाइड करके और फिर उसका नाम रखता है। जैसे कि अभी जो जून में जो अभी पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था उसका नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो को क्या कहते हैं? तो टोर्नेडो को क्या कहते हैं, देखो, ट्विस्टर, जलस्तंभ, चुस्त बर्मील, ढाल पवनी। तो क्या कहा जाता है टोर्नेडो को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोर्नेडो को कहा जाता है ट्विस्टर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है। देखो ये बिल्कुल ही नई न्यू क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है। और जो टोर्नेडो है ये मोस्टली जो मध्य अक्षांश है वहाँ पे उत्पन्न होता है, मतलब जो मिड लैटिट्यूड्स हैं ये वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। और समुद्र में टोर्नेडो को जलस्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर्नेडो को ट्विस्टर कहा जाता है, लेकिन जब ये टोर्नेडो समुद्र में उत्पन्न होते हैं तो उनको जलस्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो शीतोष्ण जो चक्रवात हैं, अगर चक्रवात की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, साइक्लोन्स दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज में जनरेट होते हैं। जैसे अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ की बात करें तो ट्रॉपिकल एरिया 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जो जोन पाई जाती है वो ट्रॉपिकल जोन पाई जाती है। ट्रॉपिकल जोन में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। और अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री लैटिट्यूड टू 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। और इस क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसको डोल्ड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है और शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो पवनें हैं, पवनों का यहाँ पे विंड का वर्टिकल मूवमेंट देखा जाता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं देखा जाता इस क्षेत्र में। और हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं देखा जाता, इसी वजह से इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है और डोल्ड्रम क्षेत्र से भी जाना जाता है। और दूसरा कारण ये है, यहाँ पे इस क्षेत्र में 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री से और 0 डिग्री टू 5 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो इस क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न न होने का कारण ये भी है कि यहाँ पे जो कोरियलिस फोर्स है वो ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होते हैं। और जो कोरियलिस फोर्स की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा पोल्स पर पाया जाता है, पोल्स पर होते हैं, कोरियलिस फोर्स पोल्स पे ज़्यादा होते हैं, और जबकि जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है वहाँ पे कम पाया जाता है। तो ये कारण है कि 0 डिग्री लैटिट्यूड टू 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उत्पन्न नहीं होते। लेकिन 5 टू अगर 30 डिग्री नॉर्थ और 5 टू 30 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब सेकंड नंबर पे है टेम्परेट साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करें तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, नॉर्थ और साउथ के बीच में पाए जाते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बात की गई शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं 35, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 35 टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो 35 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, अधिकतम ओजोन घनत्व खालिस्तान की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ओजोन घनत्व कहाँ पाया जाता है? अगर ओजोन घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। अगर ओजोन लेयर की बात करें तो वो कौन सी लेयर, ओजोन मंडल की बात करें तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें हैं और वो 5 परतें हैं ट्रोपोस्फियर, जो सबसे निचली परत है वो ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल, सेकंड नंबर पे है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर पे है मेजोस्फियर, फोर्थ नंबर पे है थर्मोस्फियर और फिफ्थ नंबर पे है एक्सोस्फियर। तो
तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। और मोस्टली जो इसकी रेंज है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, जो पीछे हम जो क्वेश्चन कर सके उसमें हमने इस क्वेश्चन को किया था। और ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, मोस्टली का जो ओजोन लेयर है वो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे घनत्व पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच। और ये सभी को पता ही है कि जो ओजोन लेयर है वो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक कथन गलत है। अब यहाँ पे गलत कथन हमें चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में सामान्य वायु तापक्रम ऊंचाई के साथ कम होता है। तो अगर वायु के तापमान की बात करें तो ऊंचाई के साथ कम होता है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन है, मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। ये पूछा गया है कि मध्यमंडल की जो मोटाई है वो समताप मंडल से कम है। थर्ड है, जलवायु उष्ण हो जाने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। और डी है, मृदा और जल के मध्य प्रकार का प्रसारण भिन्न होता है। तो ये भी ठीक है। अब दो हमें देखने हैं, बी और सी। मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है, ये पूछा गया है। तो ये भी जो ऑप्शन है वो ठीक है। और अगर गलत की बात करें तो गलत हो जाएगा इसमें सी आंसर। ठीक है, तो ये हालांकि इसका इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इस आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर बी माना है, जबकि लेकिन अगर सही ऑप्शंस की बात करें तो चारों ही विकल्प सही हैं। तो जलवायु उष्ण हो जाने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी है, करेक्ट है ऑप्शन में से। और मध्यमंडल की मोटाई वो समताप मंडल से कम है ही। तो चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। लेकिन जो आयोग ने इसका जो आंसर है वो बी माना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर में। और इसका जो राइट आंसर माना गया था, मध्यमंडल की मोटाई समताप मंडल से कम है। और ये करेक्ट ऑप्शन माना गया था, जो कि ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें ये पूछा गया है कौन एक गलत है। तो गलत इसमें कोई भी नहीं है, चारों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। लेकिन अगर आयोग की बात करें तो आयोग ने इसका बी करेक्ट माना था। ठीक है, आप सभी को ये ध्यान रखना है। अब वायुमंडल के निम्न परतों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम की बात करें तो आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। सबसे पहले जो परत है वो देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे थर्ड, ऐसे इस प्रकार से। तो जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें 5 मुख्य परतें पाई जाती हैं। और वो 5 परतें कौन कौन सी हैं? सबसे निचली परत की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल, सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, और फिर मेजोस्फीयर, और फिर मध्यमंडल। उसके बाद जैसे बात करें तो थर्मोस्फीयर ताप मंडल, और उसके बाद एक्सोस्फीयर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हो जाएगा जैसे सबसे पहले क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल किस में है? ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो पृथ्वी से बाहर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है वायुमंडल के? सबसे नीचे अगर बात करें तो वो ट्रोपोस्फियर है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर है। फिर उसके बाद ओजोनोस्फियर है, फिर आयनोस्फियर है। तो ये क्रम हो जाएगा। तो सीक्वेंस सही रहेगी, जैसे सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, और सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर पे मेजोस्फियर, और फोर्थ नंबर पे थर्मोस्फियर, और फिफ्थ नंबर पे एक्सोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? तो अनुक्रम सही कौन सा है? सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, अधोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल। ये गलत हो जाएगा। आयन मंडल और फिर ओजोन मंडल। आयन मंडल के बाद ओजोन मंडल नहीं पाया जाता। ये समताप मंडल
के बाद अगर लिखा होता तो हम इसको करेक्ट मान सकते थे, लेकिन क्योंकि समताप मंडल के अंदर ही ओजोन लेयर पाई जाती है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है सप्ताह मंडल मध्य स्तर ओजोन में, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि समताप मंडल के अगर साथ में ओजोन मंडल होता तो शायद करेक्ट होने का रीजन रहता। अब सी ऑप्शन देखते हैं, अधोमंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल। ये ठीक है। सबसे पहले अधोमंडल ट्रोपोस्फियर, फिर सेकंड नंबर पर स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर पर ये मेजोस्फियर, और फोर्थ नंबर पर आयनोस्फियर, इसको थर्मोस्फियर भी कहा जाता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ और देख लेते हैं। पहले है समताप मंडल, जो कि गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या पाया जाता है, अधोमंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, क्षोभमंडल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है? तो निचले स्तर का नाम हमने देखा ही था। निचले स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे क्या पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर को क्या कहा जाता है? परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी जो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी गैसेज हैं, उनका कंसंट्रेशन, ह्यूमन लाइफ, क्लाउड मेकिंग, ये सब किस में होते हैं, कौन से मंडल में होते हैं? ट्रोपोस्फियर में देखी जाती हैं। तो इसलिए जो ये क्या है, एक परिवर्तन मंडल है। तो सबसे निचले स्तर का नाम है परिवर्तन मंडल या क्षोभमंडल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल का एक भाग है उसे कहा जाता है? तो जैवमंडल का भाग क्षोभमंडल, क्योंकि जितना जो बायोलाइफ है वो कौन से लेयर में पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, क्षोभमंडल में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्षोभमंडल, ये ट्रोपोस्फियर। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है। अब गतिक सिद्धांत की बात करें तो वो चक्रवात से संबंधित है। भंवर सिद्धांत की बात करें तो वो भी है। और ध्रुवीय वातागर सिद्धांत की बात करें तो ये भी टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति से संबंधित है। तो जो तापीय संकुचन सिद्धांत की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तापीय संकुचन जो सिद्धांत है उसका संबंध माउंटेन के निर्माण से संबंधित है। और जो गतिक सिद्धांत है, भंवर सिद्धांत है, ध्रुवीय वातागर सिद्धांत है, ये शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा तापीय संकुचन सिद्धांत, क्योंकि तापीय संकुचन सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द गिवन information, please share and subscribe the channel.